अस्सलाम वालेकुम सामीन, डेली गिलगित बल्तिस्तान टीवी के साथ मैं हूं हामिद पिरज़ादा। एक दफ़ा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अस्तौर से इनका ताल्लुक़ है। जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गरीबों का हमदर्द और खिदमतकार अवामी यूथ एक्शन कमेटी के सदर और उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद मुस्लिम शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अस्तौर के मसाइल उजागर करने के लिए आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शाह साहब, आपने PMLN में काफ़ी आप सरगर्म कारकुन है गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अस्तौर से, तो आपने ये पार्टी कब ज्वाइन की है और इस पार्टी के साथ कब तक रहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल हमीद पिरज़ादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया है। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब से मैं ने होश संभाला था, 9th क्लास में मैं पढ़ रहा था, उस वक़्त से इस पार्टी के साथ मेरा वाबस्ता है। मैं इस पार्टी का मुतहरिक कारकुन रहा हूँ और जनाब मरहूम सलीम साहब के शाना बशाना भी मैंने अब कंपेन भी की, उसका साथ भी दिया। उसके बाद बरकत जमील के हक़ में जो रिकॉर्ड में फ़ैसला आया था वो भी मैंने दिया था, और इस दफ़ा राना फारूक साहब के इत्तेहाद में भी मैंने शाना बशाना उसकी कंपेन चलाई है और उसका साथ दिया है। तो इस पार्टी के साथ हमारी काफ़ी पुरानी जो यारी दोस्ती भी है। मियाँ नवाज शरीफ के हम नज़रियाती वर्कर हैं। अच्छा, PMLN के 5 साल इक़्तिदार में बरकत जमील यहाँ से मेंबर सेलेक्ट हुए हैं, क्या तरक्याती काम हुए आपके नज़रिए में? न बरकत जमील साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उसने जब वो सीट जीता और पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, उसके बाद हमने तो काफ़ी तवक्कुआत उसके ऊपर रखे थे कि हम रिकॉर्ड और पूरे हलके में तरक्याती कामों का जाल बिछाएगा। खैर वो बात भी नहीं है, उसने काम भी किए हैं, लेकिन इतने काम नहीं हुए जितने हम उम्मीद करते थे। तो उसके साथ भी चंद जो लोग चल रहे थे, उन लोगों ने उसको पता नहीं मिसगाइड किया क्या किया, लेकिन गोरीकोट की हद तक उसने काफ़ी काम किया है। फिर हल्के में भी एक दो ऐसे काम किए हैं। फिर हेल्थ में मुलाजिमतों पे भी काफ़ी लोगों को लगाए हैं। सिर्फ बरकत जमील साहब की एक खामी ये रही कि उसने अपने 5 साल दौर में अपना नंबर बंद रखा और अवाम के दरमियान नहीं रहे। पिरज़ादा साहब, असल में अवामी नुमाइंदे को अवाम के दरमियान रहना चाहिए, हर बंदे के मसाइल के बारे में सुनना चाहिए, हर गरीब अमीर सब का मसाइल सुनना चाहिए। अवाम से दूरी ये है कि बस बदबख्ती है। अच्छा शाह साहब, पे यहाँ पे काफ़ी आप कह रहे हैं कि काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं। सुनने में आया है कि यहाँ पे जो तरक्याती काम उन्होंने किया है वो नामुकम्मल है, क्या वजह है इसकी? असल में पिरज़ादा साहब पे मेंबर का काम होता है ADP रखना। बरकत जमील साहब ने काफ़ी सारे ADPs रिकॉर्ड में भी रखी थी, अपने हल्के चोंगरा में भी रखा है, फिर डोया दशकिन में भी रखा था, परिशिंग में भी रखा था। हमारे पास मैं आपको गिन के बताता हूँ कि ये किणदास RCC ब्रिज बरकत जमील साहब और सलीम साहब दोनों की मेहरबानी से अभी काम शुरू है। राना फारूक साहब के पास टेंडर है। फिर बुलशबर से ग्रैंड वाटर सप्लाई स्कीम 5.5-6 करोड़ की है, वो भी बरकत जमील साहब ने रखी है। फिर अहमदाबाद वाटर सप्लाई, डुमोसर में कोई रोड है, डिस्पेंसरी है, गैरिक में वाटर सप्लाई है, रोड है। फिर यहाँ छोटे मोटे और भी स्कीमें रखी हैं, आगे हल्के में भी रखी है, लेकिन उसको कंप्लीट करना और उसको पाए तकमील तक पहुँचाना वो महकमा B&R के ज़िम्मेदारान, चीफ इंजीनियर, SC एक्शन और वो जो आरी वो उनका जो अमला है उनका काम है। हमारे पास बख्ती ये है कि जो अमला PWD का अमला होता है वो बस वो स्कीम वो ठेकेदार से अपना कमीशन उठाते हैं, लेकिन उस काम को अब पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे काम ये जो तरक्याती जो काम होते हैं वो अपने वो कंप्लीट नहीं होते हैं। बदबख्ती ये है फिरज़ादा साहब। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे शाह साहब आपके सरबराही में यहाँ पे हर दूसरे तीसरे रोज़ यहाँ पे धरने एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं, तो आप पे अभी जो एहतजाज यहाँ पानी के मसाइल भी हैं और बिजली के भी मसाइल भी हैं, आपने खुद इनके सरबराही में रोड पे एहतजाज किए हैं, तो अभी जो मौजूद हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार जो मौजूद हुकूमत है या जो साबिक़ PMLN हुकूमत है, इसके कौन ज़िम्मेदार है?
पीरजादा साहब पे पीटीआई की हुकूमत अभी मुखालिफत अपनी जगह में, उनका बेचारों का अभी कोई 8-9 महीना हो गया है। अभी खैर वो डिलीवर करेंगे। चीफ मिनिस्टर भी हमारे अस्तूर के हैं, शमस साहब भी हमारे अस्तूर के हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हमारे अस्तूर के फर्जंद होने के नाते हम, मुझे ज़ाती तौर पर ये उम्मीद है कि वो अस्तूर में काफ़ी डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि वो सीएम है गिलगित बल्तिस्तान के, उसकी जो ज़बान से निकलता वो काम होता है। बाकी मेंबर की एडीपी ये है कि शमस साहब भी काम करेंगे, तगड़े आदमी हैं। अच्छा, जो अभी मसाइल के बारे में आपने पूछा कि मसाइल का अंबार है, तो यहाँ बरकत जमील साहब ने वाटर सप्लाई की स्कीम दी थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए थोड़ा मसला है पानी का। बाकी जो स्कीमें, जो बिजली का मसला है, बिजली का ये है कि जो लकड़ के जो पुराने पोल हैं, उनसे वो जब भी वो बारिश होती है तो वो खतरा होता है, उसमें छत से कहीं दरख्त पे लगता है, कहीं कोई हाथ लगता है तो फिर मसला है। तो उसके बारे में अभी हमने आगे हुकाम वाला तक बात की है, और बरकत जमील से भी बात की थी। अभी जो हमारी वो मौजूदा हुकूमत है उनसे भी बात की है, इंशाल्लाह वो बिजली के मामलात भी हल करेंगे। इसमें ना साबिका हुकूमत की गलती है ना मौजूदा हुकूमत की गलती है, ये फिर वही वो बात ना महकमा वालों की गलती है। महकमा वालों को पूरा स्टोर के जो लाइन लगे हैं वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए कि कहीं तार वो दरख्त पे लगती है, कहीं छत पे लगती है, वो उनका फ़र्ज़ है, उन लोगों ने करना है। तो इनमें ये हुकूमतें और मेंबरों का काम नहीं है, ये इदारे का काम होता है। चाचा साहब, आपसे सवाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हो? पीरजादा साहब, मैंने पहले आपको बताया ना, मैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं एक अलग पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन एक अस्तूरी होने के नाते सीएम साहब हमारे अस्तूर के हैं, मुझे काफ़ी तवक्कात है सीएम खालिद खुर्शीद साहब से, क्योंकि वो अस्तूर के फर्जंद हैं। तो वो बहुत सारे काम जीबी लेवल पे भी करेंगे और अस्तूर की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। यहाँ गिरकोट बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट अस्तौर के क्या मसाइल हैं? अभी जो मौजूद हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहते हो कि यहाँ पे मसाइल के हवाले से? पीरजादा साहब, असल बात यह है कि मसाइल के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो आपके पास टाइम नहीं होगा, इतने मसाइल अस्तूर के हैं। गंदम का मसला है, अभी अस्तूर में गंदम का बोरान है, हर बंदा परेशान है, उसको गंदम नहीं मिल रहा है। उसके बाद पानी का मसला है। रोड आप देख रहे हैं, गिलगित से अस्तूर आते हुए कोई 1.5 घंटा लगता था, अभी तो आपने खुद कल आप आए होंगे, शायद आपने देखा होगा रोड की हालत। हमारे वो शमस साहब और खालिद खुर्शीद साहब ने एवीआर रोड के ऊपर कोई एक ऐलान भी किया था कि 2.5-3 करोड़ रुपए हम दे देंगे, उस पर काम हो, लेकिन उसका टेंडर भी नहीं हो गया। एक ठेकेदार काम करता है, पता नहीं उसका टेंडर हुआ है या नहीं हुआ, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मसाइल तो इतने हैं ना, हमारे आगे ये फोलवई ऊपर बाउंड्री में फोलवई वाले बोटी ले जाते हैं, जड़ी बूटी, खरबों रुपए वो कमाते हैं। अस्तौर का जो गरीब उधर से 1 किलो बोटी लाता है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर केस किया जाता है। लिहाजा मेरी खालिद खुर्शीद साहब से भी इस मामले में इल्तिजा है, वहाँ पे कोई एक गिलगित सिकोट की चौकी को कायम रखें, ताकि वो अपने हमारी वो जड़ी बूटी जो है वो हमारी ज़िला अस्तौर का असासा है, उससे हम कमा सकते हैं। उसका कोई टेंडर होना चाहिए, लीज पे किसी ठेकेदार को देना चाहिए, ताकि उससे सारे अस्तौर के लोग मुस्तफ़ीद हों। दूसरा, देवसई के बारे में आपको पता है, देवसई हमारा लोकल अस्तौर की है, वहाँ एक लोकल बंदे से भी 20-40 रुपए टिकट लेते हैं, ये नाइंसाफ़ी है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो भी ख़त्म किया जाए। और एक अहम बात यह है कि ये इस काम जो यहाँ पे चल रहा है, इस काम ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। मैं फोर्स वो जो इस काम के ज़िम्मेदारान जो भी होते हैं, वो कर्नल जो भी है, उससे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये टावर को कोई ऐसा टावर यहाँ पे लगा दें ताकि पूरे अस्तौर उस इस काम के टावर के से सिग्नल से मुस्तफ़ीद हों। उसके बाद मैनमरक, मैं जनाब 80 ब्रिगेड साहब से और फोर्स कमांडर साहब से ये गुजारिश करूँगा, मैनमरक चूँकि अस्तौर का हिस्सा है, अस्तौर में आता है, वहाँ पे अस्तौर के लोकल बाशिंदों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं उससे भी गुजारिश करूँगा कि फोर्स कमांडर और 80 ब्रिगेड साहब से, लोकल जो अस्तूरी मैनमरक जाना चाहें उनको कोई वो कागजी कार्रवाई करके उनको छोड़ना चाहिए। हम कोई इंडिया के से आए हुए जासूस तो नहीं है ना, हमारा इलाका है, वहाँ भी अस्तौर है, ये भी अस्तौर है।
تو بس یہ مسائل ہیں، مسائل کے بارے میں نے آپ کو بتایا. باقی میں چیف منسٹر صاحب سے میری ذاتی کافی توقعات ہیں، کیونکہ وہ اس استور کے فرزند ہونے کے ناطے اس علاقے کے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی حل کریں گے اور استور کی ڈیولپمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. اچھا، آخری سوال شاہ صاحب پہ، جو عید الفطر کے موقع پہ چیف منسٹر خالد صاحب نے یہاں کا دورہ کیا، اور دورے کے درمیان آپ نے یہاں پہ پارٹی کے اختلافات سے ہٹ کر آپ نے یہاں پہ استقبال کی، تو خالد صاحب نے آپ کے قائدین کو گولہ باری تقریر کی، تو آپ نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ پیرزادہ صاحب، ہم نے اہلیان گریکوٹ کے جو ہمارے موجودہ کینڈیڈیٹ تھے رانا فاروق صاحب اور جو نون لیگی حضرات یہاں پہ تھے سارے، ہمارا مشورہ یہ ہو گیا تھا کہ ہم ایک الگ پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، چونکہ ہم اس کا استقبال نہیں کر سکتے ہیں. بے شک خالد خورشید صاحب ہمارے استور کے ہیں، استور کے باسی بھی ہیں، فرزند بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو گریکوٹ میں پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں وہ آگے آئے تو ہم ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے. تو یہاں ذاتی اختلافات بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اس کے بعد اختلافات کی وجہ سے ایک ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. نون لیگ والے اور کافی سارے عمائدین نے الگ اس سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کے حضرات اور چند پیپل پارٹی کے حضرات نے علیحدہ ملاقات کی. ہم نے ذات بحیثیت مسلم لیگی جا کے وہ پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ جا کے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو نون لیگی ظاہر کیا. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے پھر بھی میں یہ التجا کروں گا کہ آپ استور کے ہیں، میرا آپ سے یہ گزارش ہے، آپ استور کے فرزند ہیں، استور کے فرزند ہونے کے ناطے آپ استور کو خدا را ڈیولپمنٹ کرے. ایسا چانس ہمیں استور میں کبھی نہیں آئے گا. کوئی بھی زندگی بھر نہ استور سے سیم بن سکتا ہے نہ اور کچھ بن سکتا ہے. آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ سے سیم بنے ہیں، تو آپ کے سیم بننے کی وجہ سے استور کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو آپ سے فریاد ہے کہ آپ استور کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ ہمارا پروگرام جوائن کرنے کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.